अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे वो सीमेंट सेक्टर की एक कंपनी फ्लाइंग सीमेंट है। इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इस कंपनी के शेयर की 52 वीक्स हाईएस्ट प्राइस 25 रुपये 50 पैसे और 52 वीक्स लोएस्ट प्राइस 8 रुपये 61 पैसे। इस कंपनी का फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर 30% है और इस कंपनी ने पूरे साल की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो तकरीबन 96.38% अपनी प्राइस में गेन हासिल किया। लास्ट मंथ में इसने ऑलमोस्ट 10% अपनी प्राइस में रिडक्शन शो की, जिसमें इन्होंने 2.21 रुपये लूज़ की है अपनी प्राइस में। इस कंपनी की बुक वैल्यू 21 रुपये 99 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 22 रुपये 46 पैसे है। अब हम इसके आखिरी 5 सालों के रिज़ल्ट्स देखते हैं। 2017 में इसकी EPS 92 पैसे थी और पे आउट नील था। 2018 में इसकी EPS 1 रुपये 3 पैसे थी और पे आउट नील था। 2019 में इसकी EPS 81 पैसे थी और पे आउट नील था। 2020 में इसने LPS शो किया। याद रखना चाहिए 2020 कोविड का ईयर था और ज़्यादातर सीमेंट सेक्टर की कंपनियों को कंस्ट्रक्शन ना होने की वजह से लॉस हुआ था। 2020 में इसने 3 रुपये 2 पैसे LPS शो किया और पे आउट नील दिया। अब 2021 जब आया तो पहले क्वार्टर में इन्होंने LPS शो किया क्योंकि अभी तक कोविड ओवर नहीं हुआ था, और 2021 के दूसरे क्वार्टर में 74 पैसे EPS और तीसरे क्वार्टर में 24 पैसे EPS शो हुआ। इस दौरानिए में दूसरे क्वार्टर के एंड के ऊपर इन्होंने 113.64% राइट शेयर एट पार लोगों को दिया। इस राइट शेयर का जो पर्पज़ इन्होंने अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर किया, उसके अंदर लाइन 2, इसका मतलब है इनका जो दूसरा यूनिट है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 7700 के ऊपर लेके जाना था, 7700 पर टन पर डे के ऊपर फॉर ए क्लिंकर प्रोडक्ट। इनकी 2 प्रोडक्ट हैं, क्लिंकर और सीमेंट की। और दूसरी बड़ी उसकी रीज़न जो इन्होंने बताई थी वो ये थी कि इन्होंने कंपनी से रिलेटेड लोन की रीपेमेंट करनी थी। ये दोनों पॉइंट्स बड़े अहम हैं क्योंकि इनकी प्रोडक्शन इस साल में इंक्रीज़ हो जानी थी और लोन रीपेमेंट की वजह से इनको एक अच्छा कैपिटल इंक्रीज़ मिल जाना था। इस राइट शेयर की सब्सक्रिप्शन के बाद कंपनी ने 2 और अनाउंसमेंट जारी की। एक तो मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर इनका पावर प्लांट जो कि 7.5 मेगावाट का था वो मार्च में कंप्लीट हो गया। दूसरा बड़ा काम जून 2021 में इन्होंने अनाउंसमेंट शेयर की कि 12 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट, मतलब कोल बेस ऐसा पावर प्लांट जो कि वापडा को नेट मीटरिंग के ज़रिए वापस सप्लाई नेशनल ग्रिड में देगा। अगर हम इनकी पावर कैपेसिटी देखते हैं, इनकी टोटल रिक्वायरमेंट 49 मेगावाट है, जिसमें से प्लांट 1 मतलब लाइन 1 जो है वो 17 मेगावाट रिक्वायर्ड करती है और लाइन 2 32 मेगावाट्स रिक्वायर्ड करती है। टोटल 49 मेगावाट हो जाती है। अब इसके अंदर से इनका जो करंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह है कि वापडा से ये 25 मेगावाट का इनके पास कनेक्शन है। मटेरियल वेस्ट सिस्टम जिसका इन्होंने सिस्टम अभी पावर जनरेशन का इंस्टॉल किया वो है 7.5 मेगावाट और 14 मेगावाट ये फर्नल साइल के इंजन से हासिल करते हैं। उसके बाद रिमेनिंग 12 मेगावाट ये कैप्टिव मतलब कोल पावर प्लांट से हासिल करेंगे। इन तमाम डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जीज़ को सम किया जाए तो इनके पास 58.5 मेगावाट की कैपेसिटी आ जाती है। अब एक आइडियल माहौल में जो कोल प्लांट है उसको आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं चला सकते, अराउंड 80% कैपेसिटी पे चलाते हैं। और मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट पे भी जो इन्होंने 7.5 मेगावाट है
उसको भी मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं चला सकते, वो तकरीबन 6 या 6.5 मेगावाट के ऊपर चलेगी। और फर्नेस ऑयल भी इसी तरह ही 12 मेगावाट के ऊपर ये लोग चलाएंगे। अगर हम इस तमाम कैलकुलेशन को देखें तो अराउंड 52 मेगावाट तक इनके पास अवेलेबिलिटी होगी जो ये प्रोडक्शन लाइन में चला रहे होंगे, और इनकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो 49 मेगावाट होगी, जिसका मतलब है अराउंड 3 मेगावाट ये नेट मीटरिंग के ज़रिए वापडा को नेशनल ग्रिड में ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। अब यहाँ इनको ये पावर मैनेजमेंट अगर अच्छे तरीके से कर जाएँ तो इनकी एक अच्छी सेविंग अपकमिंग क्वार्टर्स में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 49 मेगावाट के मुकाबले में हाई परफॉर्मेंस अगर लेनी है तो अराउंड 52 से 53 मेगावाट ये प्रोड्यूस करेंगे और उसे यूटिलाइज़ करेंगे। अब हम अगर इसके सेल्स कंपैरिजन लास्ट ईयर के 9 मंथ के साथ करें और इस ईयर के 9 मंथ के साथ करें तो उसके अंदर 93.72% इंक्रीज़ आया है। दूसरा अहम पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 4000 मेट्रिक टन इनकी क्लिंकर की जो प्रोडक्शन लाइन 2 से आती थी वो उसके अंदर 7700 मेट्रिक टन और ऐड हो गई, जिसका मतलब है कि 11700 अब मेट्रिक टन इनकी लाइन 2 से प्रोडक्शन आएगी। ये थर्ड क्वार्टर के बाद एडिशन हुआ, जिसका मतलब ये है कि हम ये देख सकते हैं कि आफ्टर थर्ड क्वार्टर इन फोर्थ क्वार्टर वी विल गेट अ गुड प्रोडक्शन लाइन फ्रॉम फ्लाइंग सीमेंट। दूसरे नंबर पे तीसरे क्वार्टर के एंड के ऊपर इन्होंने 12 मेगावाट जो कि मटेरियल वेस्ट से इन्होंने प्रोडक्शन प्रोड्यूस करनी शुरू की थी बिजली की, वो भी इनकी कॉस्ट रिडक्शन में अहम किरदार अदा करेगी। अब अगर हम इसके प्राइस कंपैरिजन देखें पिछले 5 सालों के अंदर तो इसने हाईएस्ट अराउंड 25-26 टच किया अपने पिछले 5 सालों में, और 2017 और 18 के दरमियान मतलब मार्च और हम दिसंबर में देख सकते हैं इसकी प्राइस 25 को टच की और अब दोबारा 25 को जाके टच की। इस शेयर ने दूसरे सीमेंट सेक्टर के शेयरों की तरह इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं शो की। उसकी सबसे बड़ी वजह जो इस कंपनी का ड्रॉबैक था वो ये था कि ये अपने शेयर होल्डर के साथ कोई प्रॉफिट शेयर नहीं करती थी। मुराद ये है कि इनका एक मैनेजमेंट स्टाइल ये था कि ये पे आउट्स नहीं देते थे। 2021 में जब इन्होंने राइट शेयर अनाउंस किए अराउंड 113%, जिससे क्या हुआ कि जब राइट शेयर की सब्सक्रिप्शन होती है तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ सेविंग अपने शेयर होल्डर को मिल जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल इस कंपनी में इंटरेस्ट बढ़ा। लेकिन इन्होंने पैरेलल लाइंस पे जो काम किया वो शेयर होल्डर के लिए इम्पॉर्टेंट तो होता है, लेकिन यूजुअली इन्वेस्टर तब ही अट्रैक्ट होता है जब कंपनी पे आउट और या अपने शेयर होल्डर को कोई अच्छा बोनस या डिविडेंड या राइट शेयर देती रहे। तो ये प्रॉब्लम रही इस कंपनी के साथ, और ये प्रॉब्लम मैं आने वाले टाइम में भी देखता हूँ अनलेस कि इस कंपनी का मैनेजमेंट स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो। बाकी इस कंपनी ने कुछ इम्पोर्टेंट ग्रोथ इस ईयर में शो की, स्पेशली पावर जनरेशन के लिहाज से। दूसरी बड़ी इन्होंने जो अहम कदम उठाया, इन्होंने अपनी सेल्स की तरफ भी फोकस किया, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ी इसी साल में। अब ये फ्यूचर आउटकम के लिहाज से 2-3 चीज़ें बड़ी फोरसी कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ये डैम्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं कि इन्हें कोई अच्छा ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से डैम कंस्ट्रक्शन में मिल जाए। दूसरे नंबर पे इनके माइंड में हाउसिंग स्कीम जो नया पाकिस्तान का इजरा हुआ है उसके अंदर भी सीमेंट सप्लाई का इन्हें ऑर्डर मिले ताकि ये लोग एक अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकें इन केस ऑफ सेल्स। करंटली इनका जो शेयर है वो 6% से कम है अपनी सीमेंट इंडस्ट्री में। ये इस साल इसे टारगेट अराउंड 8% कर रहे हैं, जो कि एक रियलिस्टिक टारगेट है, ये अचीव कर सकते हैं। क्योंकि उसमें एक अहम पॉइंट जो इन्होंने अचीव किया है वो अपनी इनिशियल कॉस्ट मतलब अपनी प्रोसेसिंग कॉस्ट को रिड्यूस किया है इन केस ऑफ बिल्डिंग गुड पावर प्लांट्स। इन पावर प्लांट्स का इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं
कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में आना शुरू हो जाएगा। और इनकी सेल अगर कंसिस्टेंट रहती है और इंक्रीजिंग ट्रेंड रहता है तो ब्राइट चांसेस हैं इनकी ईपीएस अच्छी आएगी, और जिससे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये शेयर 25 से 30 के बैंड में ट्रेड करेगा। और स्पेसिफिकली इस कंपनी को एक चीज़ पे तो फोकस ज़रूर करना है, पे आउट के मामले में शेयर होल्डर चाहता है कि उसे कुछ पे आउट भी मिले, और अगर ये पे आउट अच्छा नहीं करते तो इस कंपनी को प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये शेयर फिर 20 से 25 के दरमियान या 15 से 20 के दरमियान ही ट्रेड करेगा अगर ये पे आउट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। हम इसकी बाय कॉल अभी नहीं दे रहे क्योंकि इसके आने वाले 2 क्वार्टर बड़े अहम हैं, और करंटली जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है प्रॉबली इस प्राइस को सस्टेन करना भी इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखते हैं कि अगर इसके क्वार्टर अच्छी अर्निंग भी शो करते हैं तो प्रॉबली इसको 25 को ही हिट करना नज़र आता है, और उसको ब्रीच करना मुश्किल है क्योंकि इनकी जो ईपीएस है वो डिपेंडेंट है इनके उन एक्शंस के ऊपर कि इनकी सेल्स भी अच्छी हों, और सेकेंडली इनके जो पावर जनरेशन के प्लांट हैं, जिस तरह मटेरियल वेस्ट का प्लांट है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, जबकि कोल प्लांट सक्सेसफुल रहता है। अगर इनका मेन डिपेंडेंसी वापडा ही रही तो उसकी सेविंग आने के कम चांसेस हैं। इसलिए इसको लॉन्ग टर्म रखना तो इतना फिजिबल नहीं रहेगा। स्पेसिफिकली अगर इनके फर्स्ट 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट जिसके अंदर पावर जनरेशन की वजह से बेनिफिट शो हो जाता है तो तब हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की रिकमेंडेशन दे सकते हैं।